हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। हम एक और यूपीएससी मेंस के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। संधि का जो प्रकरण चल रहा है उसमें हल संधि की अंतिम दो संधियाँ बची हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है अथवा इनके सूत्रों के बारे में व्याख्या पूछी जा सकती है। हल संधि के ही दो पार्ट हैं। हल में सभी प्रकार की व्यंजन संधियाँ आती है, उसमें एक जस्त्व संधि और चरत्व संधि। आपको पता ही होगा, जो संस्कृत बैकग्राउंड से होंगे अथवा कुछ संस्कृत को जानते होंगे, जस्त्व यानी क्या, चरत्व यानी क्या। फिर भी हम इमीडिएट उसको देख लेते हैं, बहुत जल्दी ही उसको ब्रीफ कर लेते हैं। जस्त्व यानी क्या, अब देखिए, ये मैंने वैयाकरण सिद्धांत की स्क्रीन ली है, तो स्क्रीनशॉट लिया है मैंने उसका। सबसे पहले यहाँ मिलता है जस्त्व संधि के बारे में, जलाम जशोन्ते करके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जलाम जशोन्ते, यहाँ ये सूत्र कहना चाहता है कि पदांते जलाम जशः शु शुहु, कि पद के अंत में जल के स्थान पर जश होता है। और जल में आपको पता होगा जभय घटदश, जभय से लेकर के घटदश, जब घटदश, खप छटत चटतव, कपय सशर हल, इतने वर्ण आते हैं। माहेश्वर सूत्रों को आप जानते ही होंगे, उनके स्थान पे जश होता है। कुछ भी ध्यान नहीं रखना है हमें। इस संधि का नाम है जस्त्व संधि। जश प्रत्याहार हो रहा है, इसलिए जस प्रत्याहार के वर्ण हो रहे हैं, इसलिए जस में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ज, ब, ग, ड, द, ये 5 वर्ण जस्त्व संधि में आते हैं। इसका मतलब ये है कि वर्ग का जो तृतीय अक्षर है वो जस्त्व संधि में आदेश के रूप में स्थानापन्न होता है, आदेश के रूप में सामने आता है। यहाँ इसने उदाहरण लिख रखा है पटत पटत इति। तो यहाँ जो उदाहरण जस्व संधि का बताना चाह रहा है वो पटत धन इति, मैंने ऑलरेडी आगे समझा रखा, वो मैं दिखा देता हूँ। इसी प्रकार से एक और उदाहरण आपको स्लाइड मिलेगी इसमें, वैयाकरण सिद्धांत में, उसको मैंने लिया हुआ है। जलाम जशवंत, यहाँ भी इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए जलाम जशवंत यहाँ लिखा हुआ है। और इसके आगे इन्होंने 2 उदाहरण दे रखे हैं, एक तो वागीशः और एक चिद्रूपम। ये दोनों ही उदाहरण जस्व संधि के हैं। कैसे हैं मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा देता हूँ, जहाँ मैंने कॉपी के पेज पर बहुत सरलता से बनाया हुआ है। दोनों सूत्र वहाँ आगे दिखा रखे हैं। सूत्र यही है जलाम जशवंत। एक और जस्व संधि का सूत्र मिलता है जलाम जश जशी, लेकिन संधि प्रकरण में उसकी कहीं चर्चा नहीं कर रखी है, आगे कर रखी है, उसको आगे देखेंगे। जस्व संधि मैंने साफ लिखा है, जस्व संधि में तृतीय वर्ण होता है। तृतीय वर्ण यानी जस प्रत्याहार को ही तृतीय वर्ण कहते हैं। जस प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, ज, ब, ग, ड, द, ये 5 वर्ण होते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रखा है वाक धन ईश, मूल अभी वैयाकरण के मूल में भी दे रखा है, मैंने आपको दिखाया है इसे ऊपर वाली स्लाइड में, वाक धन ईश। अब देखिए यहाँ ये क जो है ये जल वर्ण है, अभी हमें जल वल कुछ भी नहीं देखना, छोड़ दीजिए उसको। क वर्ण है, और क के स्थान पर जब जस्त्व संधि होगी तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण होगा, तो क के स्थान पर क वर्ग का ही तृतीय वर्ण होगा, तो क के स्थान पर ग होगा। जब संयोग हो जाएगा रूप बनेगा वागीश। इसी प्रकार से आप जो पटत इति मैंने बता रखा था आपको, जो मूल में दे रखा है उसको मैंने लिखा हुआ है। ये तीनों उदाहरण मूल में ही दे रखे हैं। पटत धन इति, अब त के स्थान पे द हो जाएगा, वर्ग का तृतीय वर्ण होगा, तो तवर्ग का तृतीय वर्ण होता है द, त के स्थान पर द होगा, रूप बनेगा पटदिति। इसी प्रकार से चित्त धन रूपम, मूल में दे रखा है उदाहरण, चिद रूपम, त के स्थान पे द होगा, चिद रूपम ऐसा रूप बन जाएगा। सुपधन अंतः, अजादि, अजंतः, ये सभी प्रकार के उदाहरण जस्त्व संधि के ही है। ये हम जब क्लास लेते हैं अथवा किसी को बताते हैं, सिखाते हैं, तब इन उदाहरणों को बताते ही है। कई सारे उदाहरण आपको जस्त्व संधि के, कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो ये जस्त्व संधि आपको ध्यान नहीं रखना है कि वर्ग का तृतीय वर्ण होता है। और खास करके आप देखिए, जभय गढ़दश में चौथा वर्ण आता है, जब गढ़दश में तीसरा आता है, तो पहले दूसरे चौथे वर्ण के स्थान पे तीसरा वर्ण होता है। इन जनरली आपको पहले के स्थान पर ही देखने को मिलेगा, पहले के स्थान पर ही तीसरा होगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्लास होती तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा भी देता, लेकिन इस ब्रीफ में आप इतना ही समझिए कि प्रथम या चतुर्थ वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण होता है। जस्त्व संधि का एकमात्र लक्षण है कि यहाँ तृतीय वर्ण होगा। तो ये जस्त्व संधि रही। आप इन्हीं उदाहरण को, यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो बेसिक उदाहरण अथवा जो मूल उदाहरण है उनसे बाहर जाती नहीं। तो ये मैंने आपको हिंदी में जो नोट्स बना रखे हैं वो भी बता रखे हैं, यहाँ जलाम जशवंते लिखा हुआ ही है, तृतीय स्थान हो जाता है, आदि आदि, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम और चलते हैं अगली संधि के बारे में, यहाँ वाग्धन इष्ट लिख रखा है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, तो जस्व संधि का मतलब हो गया तृतीय वर्ण। अब हम देखने वाले हैं चरत्व संधि।
जिसे खरिच सूत्र के द्वारा आख्यायित किया जाता है। ये खरिच रहा। ये कहता है कि खरि परे जलाम चरह शु। मुझे नहीं लगता यूपीएससी के लिहाज से ये इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी एक बार चर्चा जरूर कर ली जाए, क्योंकि यहाँ वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। चरत्व का मतलब होता है प्रथम वर्ण। खरि परे, आप कदाचित प्रश्न पूछा जाए इसकी व्याख्या कीजिए, तो इसलिए मैंने सूत्र ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको यहाँ लिया हुआ। खरिच खरि परे जलाम चरह स्यु इति जकारस्य चकारः। क्या बनेगा आप देखिए। सबसे पहले कि मैंने आगे वाले स्लाइड में बता ही रखा, वहीं देख लेते हैं अपन सीधे, कि यहाँ चर तो संधि में ध्यान रखना है कि वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। इसने दो उदाहरण दे रखे हैं, आप देख लीजिए। एक तो तत्शिवः और तत्शिवः, इसी प्रकार से तत्श्लोकेन तत्श्लोकेन। इन दोनों उदाहरणों को मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अगले वाले स्लाइड में, बहुत सरलता से लिखा हुआ। देखिए मैंने लिखा है चरत्व संधि। चरत्व संधि में प्रथम वर्ण होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ तदधन शिवः। अब सबसे पहले चरत्व संधि के हिसाब से यहाँ द का स्थान पर, द तवर्ग का है, तवर्ग का तीसरा वर्ण है, इसके स्थान पर पहला वर्ण होगा। पहला वर्ण क्या होगा? तत्धन शिवः। तो ये मूल रूप में चरत्व संधि का उदाहरण है, तत्धन शिवः। इसके आगे जो मैंने दोनों चीजें लिखी है, तत्शिवः और तत्शिवः, ये दोनों उदाहरण चरत्व संधि के नहीं है। ये इसमें और शुत्व संधि और सष्ठोटी लगता है, उसमें हमें जाना नहीं है। ऐसे कई सारे उदाहरण ब्रीफ में आपको देखे जा सकते हैं कि तदधन शिवः तत्शिवः, यानी वर्ग के तृतीय वर्ण के स्थान पर अथवा और किसी दूसरे चौथे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण होगा। तो तत्धन शिवः ये मूल रूप में, तत्शिवः ये मूल रूप में चरत्व संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से आप देखिए तदधन श्लोकेन तत्श्लोकेन, तदधन श्लोकेन तत्श्लोकेन, तो यहाँ द के स्थान पे त हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्रथम वर्ण हो रहा है त, ये खरिच के चरत्व का उदाहरण है। तत्श्लोकेन ये चरत्व का उदाहरण है। लेकिन जब तत्श्लोकेन मैंने लिखा हुआ है ना, ये क्या होगा? षष्ठोटी से सबसे पहले श के स्थान पे छ हो जाएगा, तो तत्श्लोकेन बन जाएगा। और स्तोहोश्चुनाश्चु से जो च्युत्व पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है, समझा रखा है, वहाँ तकार के स्थान पे चकार हो जाएगा, रूप बन जाएगा तत्श्लोकेन। खैर इतना ब्रीफ में हमें जाने की जरूरत नहीं है, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम केवल चरत्व संधि के मूल को समझे, बाकी क्लास जब होती है तो इसे हम ब्रीफ में समझ सकते हैं और बहुत सरल है, कठिन कुछ भी नहीं। तो चरत्व संधि में हमें ये ध्यान रखना है कि चरत्व संधि में प्रथम वर्ण आदेश के रूप में सामने आता है, जस्त्व संधि में आदेश के रूप में तीसरा वर्ण सामने आता है। तो ये हल संधि की सभी संधियाँ यहाँ समाप्त होती हैं। एक वीडियो में हम विसर्ग संधि की भी एक संधि ले लेंगे। इस प्रकार संधि का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऐसी और भी कई सभी सब्जेक्ट के वीडियो हम डालते रहेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने उदाहरण भी ऑलरेडी इसको हिंदी में भी ब्रीफ करवा रखा है आपके सामने। उत्थानम, यहाँ उद है, द को त हो जाएगा, तो उत्थानम ऐसा रूप बन जाएगा, लिखा हुआ ऑलरेडी आप उदाहरण में। शुद्ध हिंदी व्याख्या में आप समझ लीजिएगा। और ऐसे वीडियो के लिए आप 24 स्टडी को सर्वे कीजिए, उसको देखिए, और जो भी आपकी डिमांडिंग वीडियो है वो हमें बताइए संस्कृत में अथवा जीएस के किसी पेपर में, उनको हम देखते हैं। और उनको देखने के बाद हम कैसे तैयारी इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं और संस्कृत का और अन्य सभी भाषाओं का भला कर सकते हैं। एक संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति जाएगा तो संस्कृत के मन में अथवा संस्कृत के प्रति उसके मन में जो धारणा है वो जमीन धरातल पर आती है, तो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए फ़ायदा होगा। आप देखते रहिए 24 स्टडी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय।